स्क्रीन पर आपको ये जो शख्स नजर आ रहा है, इसका नाम है शोएब। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में एनआईए ने ये 7वीं गिरफ्तारी की है। एनआईए ने कल इसे अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि ये उमर नबी का खास दोस्त था, उसका खास साथी था और ये भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही कार्यरत था। यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी ने भी इसे भी नौकरी दे रखी थी। लेकिन इसका कनेक्शन क्या था? उमर नबी की ये किस तरह से मदद कर रहा था? एनआईए ने इसके बारे में सारी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि बहुत लंबे समय से ये उमर के साथ जुड़ा हुआ था और उमर की गतिविधियों का इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन था। इसे सब कुछ पता था कि उमर क्या कुछ कर रहा है, फिर भी ये उसकी मदद कर रहा था। यहां तक कि अपनी बहन के घर पर भी उमर को रुकाया था। जब हमला करना था, जब उसे ब्लास्ट करना था, उससे 10 दिन तक पहले उमर जो था उसकी बहन के यहां रह रहा था। तो क्या है ये पूरा मामला और उमर का और शोएब का क्या रोल है, इन दोनों का कनेक्शन क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में एनआईए हर दूसरे दिन कुछ नई जानकारी लेकर सामने आ रही है और इसमें बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। अब एनआईए ने एक 7वीं गिरफ्तारी की है। ये 7वां शख्स कौन है और इसका क्या लेना देना है? शख्स का नाम बताया जा रहा है शोएब, और शोएब जो था वो डॉक्टर उमर के कनेक्शन में था। यह भी बताया जा रहा है कि उमर जब ब्लास्ट करने वाला था उससे कुछ दिन पहले तक उसकी बातचीत जो थी वो उमर से हो रही थी, शोएब की, दोनों की आपस में बातचीत हो रही थी। शोएब जो है फरीदाबाद के धौंज गांव का रहने वाला है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय था। बताया जा रहा है कि इसकी नौकरी लगाने में भी उमर का अहम रोल है। उमर जो है उसने कॉलेज प्रशासन को इसका नाम दिया था कि इसके पास नौकरी नहीं है, आप इसे नौकरी दे दो, जिसके बाद फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में उसकी नौकरी लग जाती है। हमने देखा ही फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कितना कंट्रोवर्सी, मतलब वहाँ आधे से ज़्यादा जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं उन्हें इजीली नौकरी मिल जा रही थी। हमने एक डॉक्टर के बारे में जिक्र किया था, उस डॉक्टर के ऊपर तो बाकायदा केस था। कश्मीर में जब वो एक कॉलेज में पढ़ा रहा था तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया था, उसको भी इन्होंने वापस से अल फलाह वालों ने नौकरी दे दी थी। अब ऐसे में जो ये शोएब था, इसके बारे में कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली गई, ये कहाँ से है, कहाँ से आया है, इसका डॉक्टर उमर के साथ क्या कनेक्शन है, बस एक रेफरेंस और इसे नौकरी दे दी गई। अब इसकी नौकरी यहाँ पक्की की हुई क्योंकि ये आधा समय तो उमर जो था वो रहता नहीं था हॉस्पिटल में और ना ही लेक्चर लेता था कॉलेज में। तो उसकी गैर हाजिरी में उसके जगह पर साइन करना, उसका अटेंडेंस लगाना और उसके लिए बाकी सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, कॉलेज में उसके लिए एक तरह से काम करना। वो खुद उमर उस समय पे कॉलेज में नहीं है तो उसकी जगह पे ये वार्ड बॉय जो था बाकी सब चीज़ें संभालता था, उस तक पूरी इंफॉर्मेशन देता था। अब बताया जा रहा है कि उमर ने जो विस्फोटक सामग्री मंगाई थी उसको लाने ले जाने वाला जो बंदा है वो शोएब था। शोएब ही उस सामग्री को लेकर आया था और उमर तक वो सामग्री पहुंचाई थी। अब बताया जा रहा है कि शोएब ने नू में अपनी साली अफसाना के घर उमर को कमरा किराए पर दिया था। सोचिए, शोएब ने खुद की साली के घर पर जो नू में रहती थी वहां उमर को कमरा दिलाया था। दिल्ली ब्लास्ट 9 नवंबर से उमर ने 10 दिन पहले ये घर किराए पर लिया था क्योंकि आपको याद होगा ब्लास्ट से 7-8 दिन पहले ही सहारनपुर से जो पहली गिरफ्तारी थी आदिल की हुई थी, आदिल अहमद की गिरफ्तारी के बाद ही ये पूरा जो नेक्सस है इसका खुलासा हुआ। अब इससे पहले एक और गिरफ्तारी हुई थी जो मौलाना की, जो कश्मीर से गिरफ्तारी हुई थी, जहां वो पोस्टर लगाया था, मौलाना फिर आदिल के बाद खुलासा होता है। अब अल फलाह में तो ये रह नहीं सकता था क्योंकि उमर को पता चल गया था अब आदिल पकड़ा गया है, मुजाम्मिल पकड़ा जाएगा, मैं भी पकड़ा जाऊंगा, हम सब पकड़ा जाएंगे। इससे पहले वो पूरी प्लानिंग करता है। सोचिए, अब यहाँ से वो नू चला जाता है, नू में उसके फ्लैट पे रहता है शोएब की साली के, और वहाँ से उसकी बहन के यहाँ जाता है शोएब की, और शोएब की बहन के यहाँ से फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। अब ये केस में बताया जा रहा है कि 7वीं गिरफ्तारी है और इसके बाद ही ये ब्लास्ट को अंजाम देता है। लेकिन सोचिए, 10 दिन का समय था, 10 दिन तक वो विस्फोटक सामग्री लेकर दिल्ली में आसपास में घूम रहा था। पुलिस के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी उमर के बारे में, उमर कहाँ है, कैसे है। 10 घंटे दिल्ली जैसे हाई प्रोफाइल शहर में जहां सिक्योरिटी इतनी चाक चौबंद है, वहां 10 घंटे वो विस्फोटक सामग्री लेके घूम रहा है। लेकिन पुलिस को, इंटेलिजेंस एजेंसी को, किसी को इसके बारे में कोई इत्तला नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और वो धमाका कर देता है। शुरुआत में ये
आपको याद होगा जब ये खबर आई थी तो मैंने सबसे पहले कहा था कि मुझे लग रहा है कि ये फरीदाबाद से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी फरीदाबाद से आतंकी लोगों को पकड़ा और उन सब में डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, तो कहीं ना कहीं ये भी उनसे जुड़ा हुआ शख्स ना हो। और हमने पहली बार सबसे पहले हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये आत्मघाती हमला है, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से ब्लास्ट हुआ था वो कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट ही था। अब इसके बाद जो पहला नाम आया था डॉक्टर, अब देखिए ये जो उमर है और जो एक दूसरा था मुजम्मिल और आदिल, ये दोनों जो थे, ये इसमें से मुजम्मिल जो चाइना गया था, तो वो विस्फोटक सामग्री सीख के आया था कि कैसे बनाते हैं और प्रॉपर उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया था। उसके लिए प्रॉपर उसने वीडियोग्राफी की थी कि कैसे बनाया जाता है, और उसने घर में एक मशीन खरीदा, चक्की पीसने वाला आटा पीसने वाली जो चक्की आती है इलेक्ट्रॉनिक की छोटी सी, वो खरीदा, उसको अपने घर में लगा और उसमें वो बारूद को और बाकी जो मिश्रण उसे मिलाने हैं उसमें वो पीस रहा था, क्योंकि वो उसे हार्ड फॉर्म में ला रहा था, फिर उसको पाउडर फॉर्म में उसे बनाना था और उसको लिक्विड फॉर्म में, मतलब जो लिक्विड था उसके साथ डिसॉल्व करके उसको विस्फोटक सामग्री बनानी थी। इस तरह से वो काम कर रहा था। अब पता चला कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से जो ये आदिल अहमद है और डॉक्टर उमर है, इन दोनों की दोस्ती हुई थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का जीएमसी सरकारी अस्पताल है, यहाँ ये डॉक्टर रह चुका है जो आदिल है, और आदिल की मुलाकात वहीं से होती है उमर से। उमर भी वहाँ डॉक्टर था, उसको बाद में वहाँ से हटा दिया गया था। आदिल सहारनपुर आता है और आदिल और उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी पर आए थे, लेकिन धीरे धीरे संपर्क हुआ और आपको याद होगा आदिल जो था वहाँ सहारनपुर में अपना क्लिनिक चलाने लगा और आदिल ने मुजम्मिल से इसकी दोस्ती करा दी। मुजम्मिल की कांटेक्ट में थी शाहीन जो थी वो इन सब का ब्रेन वॉश कर रही थी, और मेन माना जाता है कि जो इससे जुड़ी हुई थी जैश ए मोहम्मद से, जैश ए मोहम्मद की विंग कमांडर थी, और विंग कमांडर के तौर पर उसको एक टास्क दिया गया था। वो टास्क था कि जितने भी ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं उन्हें ब्रेन वॉश करो, उन्हें रेडिकलाइज बनाओ और उनसे अपना काम करवाओ। और इनके पूरे ग्रुप में शाहीन जो थी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी। शाहीन ने मुजम्मिल को ब्रेन वॉश किया, मुजम्मिल ने उमर को और आदिल को, और इन सब के पीछे जो एक सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था वो था मौलाना मोहम्मद इरफान, और ये तीसरी पास मौलाना इन सब पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ज़्यादा इसके पास ज्ञान नहीं था दुनियादारी का, ये मोबाइल ठीक से चला नहीं पाता था, और ऐसा आदमी इतने पढ़े लिखे लोग जो MBBS करके आ रहे, MD करके आ रहे, इनका ब्रेन वॉश कर रहा था। फिर इन्हें उसने उकसाया कि तुम्हें देश से गद्दारी करनी, और ये लोग राज़ी भी हो गए देश से गद्दारी करने के लिए, जिसके बाद इन्होंने सब कुछ किया। आदिल की गिरफ्तारी हुई तो उसके पास से AK-47 बरामद हुई, और पता चला कि इस AK-47 के लिए इसने भारी भरकम रकम जो चुकाई थी, और वो पैसा कहाँ से आ रहा था, बाहर से नहीं आ रहा था, अपनी मेहनत, मतलब जो खुद ये डॉक्टर बनकर जो पैसा कमा रहा था उस पैसे को ये लगा रहा था आतंकवाद के लिए। सोचिए, खुद के जेब का पैसा लगा रहा था। इस टेरर मॉड्यूल की जब पूरे जानकारी निकाली गई तो इन लोग जो थे इनके पास से कोई ज़्यादा फंड बाहर से नहीं आ रहा था, ये तो जो पैसा कमा रहे थे अपने कॉलेज में रह के और जिस पढ़ाई से और जो अपना क्लिनिक चला के, उसी पैसे को ये इकट्ठा कर रहे थे। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है आगे और जानकारी सामने आएगी तो पता चलेगा इसमें फॉरेन फंडिंग थी या नहीं थी। अब इसमें जो 7 गिरफ्तारी है, मैंने आपको पहले बताया था कि पहला जो था गिरफ्तारी जो है वो आदिल की हुई, आदिल से पहले मौलाना मोहम्मद इरफान की। क्या हुआ कि एक IPS ऑफिसर हैं और SSP श्रीनगर हैं, उनको एक पोस्टर के बारे में जानकारी मिली। वो पोस्टर श्रीनगर और कश्मीर के कई इलाकों में लगा था, और उसमें धमकी भरे अंदाज में लिखा गया था कि जैश ए मोहम्मद की तरफ से ये धमकी है, अगर जो लोग इन सरकारी अधिकारियों की मदद करेंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनका सलूक जो है वो काफ़ी खतरनाक होगा, उनके साथ जो भी कुछ होगा वो काफ़ी डरावना होगा। ऐसे धमकी भरे अंदाज में पोस्टर लगाया गया था। इसके बारे में डॉक्टर IPS डॉक्टर संदीप को मिलती है, वो उस पोस्टर को लाइटली नहीं लेते, वो बोलते कि इसके पीछे कुछ गहरी साजिश हो सकती है। जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाला जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उस पोस्टर के बारे में CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं, तब पता चलता है कि एक मौलाना है, मौलाना इरफान, वो इस पोस्टर के पीछे का असली चेहरा है। अब जब उसे गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ किया जाता है, तो पता चलता है कि इसके ग्रुप में तो कई डॉक्टर्स हैं और इन हर डॉक्टर्स का इसने ब्रेन वॉश कर रखा है। तो पहला नाम जो सामने आया वो आया था आदिल अहमद। आदिल अहमद पहले कश्मीर के ही सरकारी अस्पताल में डॉक्टर था, उसके बाद वो सहारनपुर आ जाता है, सहारनपुर में अपना क्लिनिक चलाता है, यहाँ से और कई प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी कर रहा था। अब यहाँ से
जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो आती है सहारनपुर पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन करती है और इसे पकड़ती है। जब इसे पकड़ती है तो इसके यहाँ से AK-47 मिलता है। पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं कि अरे ये तो AK-47 डॉक्टर रख के बैठा है। जब उससे और इन्फॉर्मेशन ली जाती है तो पता चलता है कि ये तो एक बड़े ब्लास्ट का प्लान कर रहे थे और इसमें कई डॉक्टर्स शामिल हैं। फिर आफरीन का नाम सामने आता है, मुजम्मिल का सामने आता है और उमर का नाम सामने आता है। उसके बाद अब जो नाम सामने आया वो है शोएब का। सोचिए, इन्होंने पूरी एक लॉबी बना रखी थी और लॉबी बनाकर देश के साथ गद्दारी कर रहे थे और डर किसी को भी नहीं था। अगर डर होता तो ये सब चीज़ें करने से पहले वो काफ़ी 10 बार सोचते, लेकिन डर किसी में नहीं था। और हमने देखा कि उमर का जिस तरह से वीडियो आया, उस वीडियो में वो दिख रहा है कि वो कितना काम था, कितना आराम से था। उसने सोच लिया था कि मुझे आत्मघाती हमला करना है और उसका ब्रेन इस तरह से वॉश था कि मतलब रेडिकलाइज्ड इस तरह से था कि वो ये नहीं सोच रहा था कि मासूम लोगों की जान जाएगी, वो भी देश के लोग हैं और वो इस देश का हिस्सा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसने ये चीज़ें नहीं मानी और वो उस रास्ते पर चल पड़ा जो कि उसके परिवार वाले और सबके लिए हानिकारक था। उसके घर को जो सेना है उन्होंने ब्लास्ट से उड़ा दिया, सेना ने उमर का घर। और आपने उसके विजुअल्स देखे थे, मैंने ही वो खबर बताई थी कि गद्दार उमर का घर सेना ने उड़ा दिया। और बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि जो हर्ष इनका होगा ना वो पूरी दुनिया याद रखेगी। तो उसी तरह का रिएक्शन था ये जो उनका घर उड़ा दिया गया था। उसके बाद बाकी जो आतंकी बनने का सोच रहे होंगे और जो सोच रहे होंगे देश से गद्दारी करना, उनके लिए ये तस्वीरें थी कि कैसे उसका घर उड़ा दिया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। आगे इसमें और इन्फॉर्मेशन जो निकल कर आएगी मैं आप तक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।